आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन होगी। उसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आज का ये प्रैक्टिस सेशन है, जो कहीं ना कहीं पार्ट 2 है आपके प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें हमने स्टार्ट किया है पेडागोजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने का, जिससे आपका सब्जेक्ट पेडागोजी की कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आप अपने दिमाग में बैठा पाएँ और आपको ये आइडिया हो जाए किस तरीके से पेडागोजी के क्वेश्चन को हमारे एग्ज़ाम में, जो भी आने वाला एग्ज़ाम है आपका सीटेट है, तो उसमें कैसे उनको अटेम्प्ट करना है ना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, प्रैक्टिस सेशन से प्रैक्टिस की है और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे दिए गए लिंक, जो ग्रुप की लिंक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप हो गया है, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, उसके माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ के माध्यम से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। तो आपको पता है कि ये पार्ट 2 है आपका पेडागोजी की प्रैक्टिस सेशन का, और पार्ट 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको इजीली चैनल पर मिल जाएगा, इसकी प्रीवियस वीडियो ही पार्ट 1 की है। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि आज के क्वेश्चन किस तरीके के पेडागोजी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। यहाँ ईबीएस पेडागोजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो, पेपर पेंसिल टेस्ट के माध्यम से, ओरल क्वेश्चंस के माध्यम से, या शेयरिंग ऑफ द फीडबैक ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट। तो यहाँ ये पूछा है कि आप ईबीएस की कक्षा में जो बच्चे का आकलन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ताकि जो बच्चा है वो आकलन में भी एक आनंद का, एंजॉयमेंट का अनुभव करे। तो आप देखो, पेपर पेंसिल ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको ज़्यादा नहीं लेंगे। ओरल कहीं ना कहीं आपकी ओरल, आपके में ओरल टेस्ट वगैरह होते थे, उसको भी इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि उसमें चीज़ों को रटने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और यहाँ अगर फोर्थ वाले की करें तो शेयरिंग ऑफ फीडबैक, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जब पेपर पेंसिल टेस्ट आ जाता है तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ वाला कट जाएगा, और जो हमारा सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा 1। तो ऑप्शन नंबर 1 ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो कहता है ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है। आपको ये बताना है कि अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है शिक्षक किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है। मतलब डायरी रखता है, उसके साथ ही ऑब्वियस सी बात है एक पेंसिल रखेगा या पेन रखेगा, तो क्या कर रहा है, अपने जो छात्र की प्रतिदिन की क्रियाएं हैं, जो उनका दिलचस्प व्यवहार है, उसको अवलोकन करते हुए उसको नोट करता जाता है। तो इस तरीके के आप उसकी प्रोसेस को, उसकी क्रिया को क्या कहेंगे? क्या उसे आप एनेक्डोटल टूल कहेंगे, पोर्टफोलियो कहेंगे, रेटिंग स्केल कहेंगे, या चेक लिस्ट कहेंगे? तो यहाँ जो कीवर्ड हैं जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है, वो यहाँ है डायरी और कलम साथ रखता है, प्लस क्या करता है, प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करते हुए उन्हें नोट करता है। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत आएगी, वो है आपका एनेक्डोटल रिपोर्ट। अगर आपने ये सारी रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा है आकलन के में, आप इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो आपको ज़रूर आइडिया होगा कि हर एक के बारे में कि किसका क्या मायने होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि ईवीएस की कुछ थीम्स हैं जिनको नॉर्मली डिवाइड किया गया है ईवीएस को पढ़ाते टाइम। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ईवीएस की थीम है। वर्क एंड प्ले है, थिंग्स बी मेक एंड डू है, एनिमल्स है, या प्लांट्स हैं। तो ईबीएस की अगर थीम्स की बात करें तो आपने अच्छी तरीके से ईबीएस की बुक भी देखी होगी 3rd to 5th में, तो उसमें जो चैप्टर हैं उनको कहीं ना कहीं थीम्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर आप खुद देंगे, ये आपका HW होमवर्क है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि इससे पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्योंकि आप एडवांस पेडागोजी के क्वेश्चन तो तब अटैम्प्ट करेंगे जब आपको बेसिक उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि थीम, प्रवाद तथा मित्र निम्न में से कौन सा उप थीम है। तो आपने नॉर्मली थीम्स पढ़ी हैं, कुछ थीम ऐसी हैं जिनकी सब थीम भी हैं। हो सकता है इसके बारे में आपको ना पता हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आपको ये बताना है इनमें से कौन सी उप थीम के अंतर्गत आती है। तो आपने जो थीम पढ़ी है, जैसे आपका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इस तरीके की जो थीम पढ़ी है, थिंक बी मे कैन डू, इनके अंतर्गत एक ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत कई सारी उप थीम भी आती हैं। तो आपको उन उप थीमों के नाम के बारे में बताना है, और फोर्थ वाले क्वेश्चन में उस उप थीम को छांटना है जो इनके अंतर्गत आएगी। तो ये भी आपका एज अ होमवर्क मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। बेशक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन के तौर पे ये आपका पेज लगा रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आपकी एक खुद की आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करें कि आपको इस बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में कितना पता है। बाकी आप चाहें तो रिवाइज करें, इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है।
ऑप्शन ए कहता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों का एकीकरण करता है। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। ऑप्शन सी कहता है कि यह थीम पर आधारित है। एंड डी कहता है कि इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय एवं उप विषय शामिल हैं। तो आपको ये बताना है कि ईवीएस जब प्राथमिक स्तर पर आप देखते हैं तो उसका ढांचा या उसकी प्रवृत्ति आपको किस तरीके की दिखाई देती है, जिसे आप इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चलें। ठीक है, तो उसमें ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगाऊं तो थीम बेस हमारी ईवीएस है। बिल्कुल हाँ, ईवीएस जो है वो हमारी थीम बेस के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब बात करें क्या उसमें आपका कॉन्सेप्ट है विज्ञान मतलब साइंस का, सोशल साइंस का और एनवायरनमेंट एजुकेशन का, एनवायरनमेंट स्टडीज़ का। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ईवीएस जो आपकी मिलके बनी है, अगर मैं बात करूँ ईवीएस के स्ट्रक्चर की, तो ये 3 चीज़ों से मिलके बनी है। एक तो आपका साइंस वाला पार्ट हो गया, एक आपका सोशल साइंस वाला पार्ट हो गया, एक आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन वाला पार्ट हो गया। तो जो हमारा ऑप्शन कहता है फर्स्ट वाला कि ये साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन से मिला जुला रूप है, ये बात भी सही है। अगर बात करें ये होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलता है, ये बात भी सही, क्योंकि हम कहते हैं बच्चे को अगर सिखाना है तो समग्र रूप में आप उसे सिखाइए, तो ये बात भी सही है। अगर डी की बात करें तो इसमें कहा गया इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उनके उप विषय शामिल हैं, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि जो ईवीएस है उसमें साइंस और सोशल साइंस के उप विषय शामिल नहीं हैं। ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट टॉपिक शामिल हैं वो ईवीएस के हैं, लेकिन उनको आपको साइंस और सोशल साइंस की मदद से पढ़ाना है। आप ये नहीं कह सकते कि ईवीएस में जो आप थीम देखते हैं वो आपकी सोशल साइंस या साइंस की थीम है, नहीं। जो ईवीएस की थीम है उनको पढ़ाने का जरिया आपका साइंस या सोशल साइंस हो सकता है, तभी आप कहेंगे वो होलिस्टिक अप्रोच में है। तो डी वाला हमारा यहाँ आंसर नहीं बनेगा, जो आंसर बनेगा वो ए बी सी बनेगा, और ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि 6 क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ आपसे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव की बात करी है ईवीएस पढ़ाने के ऊपर, और जो कि मेंशन है एनसीएफ 2005 में, तो इसको आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, कहीं ना कहीं क्रिटिकली एड्रेस करना जेंडर कॉन्सर्न को, या टू डेवलप द मेमोराइजेशन स्किल ऑफ द चाइल्ड, या टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन इन लर्निंग ऑफ द ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, या टू रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल द एनवायरमेंटल इशू ऑफ द प्राइमरी कंसर्न। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कहीं ना कहीं हमारा मुख्य उद्देश्य के तौर पे सामने आता है, जो कि एनसीएफ 2005 में डिस्क्राइब है। तो इसका जो देखो, अगर एलिमिनेशन मेथड जो कि बेस्ट मेथड है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, तो देखो रटने वाली यहाँ बात आ जाएगी, मेमोराइजेशन, वो हमारा आंसर नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अगला कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, इंपॉर्टेंस देनी है किसकी, डिस्क्राइबिंग इन लर्निंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा लर्निंग ऑफ ईवीएस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, वो भी प्राथमिक स्तर पर। बल्कि यहाँ ये कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 में आपकी ईवीएस की बुक्स नहीं होंगी, आप ईवीएस को पढ़ाएंगे मैथ और लैंग्वेज भाषा के तौर पर शामिल करके, बजाय कि उन्हें किसी किताबों में बंद करना। तभी आपकी जो ईवीएस की बुक्स हैं वो कक्षा 3 से स्टार्ट होती हैं। और अगर बात करें प्राथमिक स्तरों पे आप बहुत ज़्यादा उन्हें मुद्दे दे देंगे एनवायरमेंट से के, तो ये भी बात अपने आप में निगेटिव साउंड है। तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो बनेगा ए वाला। ठीक है, अब यहाँ कई लोगों का एक क्वेश्चन होगा, सर जेंडर कंसर्न या इशू ऑफ मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। मार्जिनलाइजेशन होता है, मान के चलिए कि आपका ये एक सोसाइटी है, ठीक है, इसमें कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये जो समाज के जो नॉर्मल काम है या जो समाज की चीज़ें हैं उनसे ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी में है। जैसे मान लो अगर शिक्षा की बात करें तो कुछ जो समाज के अंदर लोग रहते हैं वो अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं, स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो वो सामान्य समाज में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं परिस्थितियों बस, ठीक है, आपकी समाज की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। उनका कारण कुछ भी हो सकता है, भेदभाव हो सकता है या आर्थिक स्थिति हो जाती है, तो उन लोगों को आप कहेंगे मार्जिनलाइज्ड पीपल, है ना, हाशियाकृत लोग। तो इस बात को आपको समझना है, और कहीं ना कहीं इस ईवीएस में हम इस चीज़ को लेके भी चलते हैं। जो हमारा नया एनसीएफ एनईपी आई है उसमें आपको एक, आपने एक फ़ंड के बारे में सुना है कि अब आपको ये बताना है वो फ़ंड कौन सा है और उसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम्स में देखा है और हमने भी कई बार अपने प्रैक्टिस सेशन में इस बारे में डिस्कस किया है कि आपको जो हाशियाकरण पर जो लोग हैं उनके लिए सरकार ने एक फ़ंड का अनाउंसमेंट किया है। उस फंड के द्वारा ही उनकी कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने के प्रयास किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देगा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछता है। अर्जुन आप एज अ टीचर देख सकते हैं उसे, इस प्रकार के विद्यार्थियों के किस प्रकार के कौशल का आकलन करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं प्लेग्राउंड में बच्चों को ले जाता है, ठीक है, लौटते समय उनसे कुछ रोचक प्रश्न पूछता है जो जुड़े हुए होते हैं उनके प्लेग्राउंड
की एक्टिविटीज़ से। तो आप ये बताइए कि विद्यार्थियों में इस तरीके का प्रोसेस या क्रिया लाने से उनके अंदर किस प्रकार के कौशल, स्किल या डेवलपमेंट होंगे? लिसनिंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन या इमोशन? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सभी दे लेंगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आप एज अ होमवर्क हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम के अनुसरण करता है। मतलब आपको ये बताना है ईवीएस जो शिक्षण है, ईवीएस की जो टीचिंग है वो किस अप्रोच को फॉलो करती है? सोशल कंस्ट्रक्टिज्म या सहचार्यवादी विधि या व्यवहारवादी विधि या अवलोकन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? तो हम सभी जानते हैं ईवीएस है कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्ट करने की बात करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट। और जो नया हमारा एनसीएफ आया है, एनईपी आई, वो भी कहीं ना कहीं रचनावादी अप्रोच को लेके है। तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो बनेगा आपका ए वाला। व्यवहारवादी आपकी ट्रेडिशनल है, ठीक है। अवलोकन ऑब्जर्वेशन अगर मान लो हो सकता है कुछ को डी पे कन्फ्यूजन हो कि सर डी वी तो हो सकता है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपका पार्ट है किसका? रचनावादी अप्रोच का। ये बात आपको समझनी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? आपको ये बताना है कि कौन में से कौन सा आपका सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इसको बड़ी ही बारीकी से पढ़ना आप, क्योंकि जल आपका, जंगल आपका, स्मारक या फोक ड्रेस। तो अगर हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की, यहाँ इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इस वर्ड को आप ध्यान से देखिएगा, जल, जंगल और स्मारक, इनको आपको कहीं ना कहीं आप सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का पार्ट नहीं कह सकते। संस्कृति में आपके कहीं ना कहीं फोक ड्रेस, फोक डांस, फोक सॉन्ग, है ना, आपकी जो फेस्टिवल हैं वो आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो वो होगा आपका फोक ड्रेस। वहीं आपकी जल और जो जल है वो बेसिक नीड के अंतर्गत आता है। फॉरेस्ट आपका कहीं ना कहीं एक प्लेस हो गया, और मोनूमेंट्स, स्मारक आपकी बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन और आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। आप इसका क्या कारण बताएंगे? मतलब क्वेश्चन सीधे तौर पे ये पूछ रहा है, जब हम ईवीएस या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अब ये कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक को कहीं ना कहीं बच्चे की अधगम को उसके परिवार और उसकी कम्युनिटी से जोड़ा जाए। तो अब इस प्रोसेस को या इस मेथड को क्या कहेंगे, या इसका क्या कारण हो जा सकता है? रीज़न आपको बताना है। क्या ये बताता है कि स्टूडेंट्स आर क्लोज टू देयर फैमिली एंड कम्युनिटी, या फैमिली एंड कम्युनिटी आर द मोर नॉलेजेबल अबाउट फूड एंड शेल्टर, या थर्ड वन कहता है कि स्टूडेंट्स सोशियो कल्चर बैकग्राउंड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग, एंड फोर्थ वन है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ पियाजेस आर बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन फॉर द लर्निंग। तो अगर हम बात करें क्यों हम अब ये मतलब इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बच्चे के अधिगम को उसके परिवार और समुदाय से जोड़ा जाए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं स्पेशली इन ईवीएस कि जो बच्चे के टॉपिक जितने भी ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं, आप जितनी भी थीम उठा के देख लीजिए जो भी ईवीएस में आती हैं, उनका ज़्यादातर कनेक्टिविटी बच्चे की सोसाइटी या बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड से है। और बच्चा उन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखता है जो उसके कहीं ना कहीं फैमिली या आसपास के माहौल से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका जो सटीक आंसर बनेगा, और आई होप कि आप भी वही आंसर टिक कर रहे होंगे, कि स्टूडेंट्स सोशियो कल्चर बैकग्राउंड इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग। क्योंकि अगर हम बात करें कि कौन से प्राइमरी सोर्स लर्निंग है एक बच्चे के लिए, तो मान लो ये बच्चा है तो उसके सबसे पहले आता है उसकी फैमिली प्राइमरी सोर्स पे, फिर आता है मान लो उसकी सोसाइटी जिसमें आपका स्कूल आ जाता है, अदर चीज़, फिर कहीं ना कहीं आपकी स्कीम्स वगैरह आती हैं। इस तरीके से ये सोर्स का डिवाइडेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में से सीखने और सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि है। मतलब रोल प्ले एक बहुत अच्छी मेथड के तौर पे सामने आती है। तो आपको ये बताना है कौन सा इसमें कारण है कि नाटक चुनने के लिए उस सबसे उचित है। मतलब जो आप ड्रामा या जो रोल प्ले को आप सिलेक्ट करते हैं उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट या सबसे उचित तरीका कौन सा है? क्या पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु और उसे जोड़ने में सरल हैं, या बी वाला कहता है पारंपरिक क्रियाओं के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, और फोर्थ वन कहता है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो अगर हम बात करें कि अभिनय को धीमी गति के बच्चों को अभिनय के तौर पे पढ़ाना या अभिनय का मेथड का यूज़ करके उनको सिखाना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो देखो ट्रेडिशनल जो उनके ड्रामा है, जो ड्रामा टेक्निक है, वो बालक को कहीं ना कहीं बहुत सिंपल
तरीके से उस टॉपिक को समझाने में मददगार साबित होती हैं, ये बात अपने आप में सही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो अगर आप कोई चीज़ रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को दिखाएंगे, चित्रित करके उन्हें समझाएंगे, तो उनकी स्मृति में वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगी, ये बात भी सही है। लेकिन अगर ये कहना कि ड्रामा धीमी गति वाले बच्चे ही पसंद करते हैं, है ना, या स्लो लर्नर ही एक्टिंग को एंजॉय करते हैं, तो इसमें एंजॉयमेंट की कोई बात है नहीं। मेनली हमारा मोटिव है कि बच्चों को सदगम को कराना, उसकी तरीका या उसकी टेक्निक दूसरी हम यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें एंजॉयमेंट हम अपने दिमाग में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के तौर पर लेके नहीं चलते हैं। तो हमारा जो ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट, और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही बैठेगा वो बनेगा आपका ए वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कक्षा 3 के विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। अपने उनसे बच्चों से कहना कि अपने घर का एक रेखा चित्र बना के लाइए, या फिर उनसे घर स्कूल से घर तक के रास्ते को अंकित करने के लिए कहना, या उनसे कहना कि कक्षा का चित्र बना के हमें दिखाएं, या आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाएं। तो अगर हम मानचित्र मैपिंग बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उनको क्या आप मतलब आम जीवन के एक उदाहरण या क्रियाकलाप आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं मानचित्र का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बैठे। तो उनसे सीधा सा कहिए, आप घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, तो उसी मार्ग का या उस रास्ते का आप एक हमें रेखा चित्र बना के दे दीजिए। क्योंकि जब बच्चे उस कंटिन्यू उस मार्ग से और उस रास्ते से कंटिन्यू जाते आते रहते हैं, तो उन्हें हर चीज़ की एक लोकेशन पता है कि अच्छा इस नुक्कड़ पे या इस गली में ये दुकान है, यहाँ से हमें टर्न होना पड़ता है। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ की मैपिंग कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, कि इस घर से स्कूल और स्कूल से घर तक के रास्ते को वो अंकित करके दिखाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा है, जो कक्षा को कहीं ना कहीं शांत कक्षा को पसंद करती है। वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि आप अपना अपना बैठकर काम करिए और चुपचाप वो आपको काम करना है। तो आपको ये बताना है कि इसमें विद्यार्थी किस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। क्या वो बहुबुद्धि है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, इंडिविजुअल लर्निंग है, या पीयर लर्निंग है। अगर मतलब एक ऐसी टीचर है जो कहती है आप सब मुंह पे उंगली रख के बैठिए, जो आपको अपना काम करना है वो आप काम कर सकते हैं, बट एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिससे कक्षा का एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस रहे और जो पीस है वो गड़बड़ा ना जाए, है ना। तो उसके लिए बच्चा किस चीज़ से वंचित रह सकता है। देखो बहुबुद्धि, अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें तो हाँ, बच्चा शांतिपूर्वक अपने काम करेगा, उसमें हो सकता है मल्टीपल इंटेलिजेंस का यूज़ वो कर पाए, तो इससे तो वंचित रहेगा नहीं। ऑब्जर्वेशन से भी वंचित इसलिए नहीं रहेगा, बैठा बैठा मतलब चुप बैठा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि क्लास में क्या चल रहा है, तो उससे ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी उसकी होगी। इंडिविजुअल लर्निंग होगी ही होगी, क्योंकि वो अपना काम करेगा। लेकिन पीयर लर्निंग का अभाव रहेगा बच्चे में। क्यों? जब वो इंटरेक्शन किसी और बच्चों से नहीं कर पाएगा, तो उसमें इस चीज़ का क्या रहेगा, अभाव आपको देखने को मिलेगा, या इससे वो वंचित रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, और इस भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको पिछले भी प्रैक्टिस सेशन में ये कहा था कि आपको प्रक्रियात्मक कौशल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे, अगर आपने अभी तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि अयान अपने बच्चों को म्यूज़ियम की सैर पर ले गया है, ट्रिप पर ले गया है, तो आपको ये बताना है उससे किस तरीके के क्रियात्मक कौशल बच्चे में डेवलप देखने को आपको मिलेंगे। क्या वो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटिंग है, कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफाई वेरिएबल्स है, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स है, या मैपिंग एंड मेजरिंग है। तो देखो क्लासिफिकेशन आ सकता है, लेकिन आप जब ट्रिप पे ले जा रहे हैं तो वहाँ एक्सपेरिमेंट या प्रयोग का कोई काम नहीं है ना। कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफाइंग वेरिएबल, ये भी चरों का मतलब वेरिएबल को वहाँ ढूंढने को की आइडेंटिफाई करने की कोई बात है नहीं, ठीक है। मैपिंग एंड मेजरिंग, आप किसी मॉडल मतलब किसी चीज़ को नाप तोल के या दूरी को नाप तोल के नहीं बता रहे हैं जब आप ट्रिप पे ले जाते हैं। मेनली आप क्या है, संग्रहालय में अलग अलग चीज़ें बच्चों को देखने को मिलती हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, पुरानी हो गई या नई किसी एक व्यवस्था से रिलेटेड कोई मॉडल बना के रखा है, तो बच्चा क्या करेगा, उसे देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और हो सकता है घर आके या क्लास में आके आप उसी मॉडल को एज अ बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा प्रक्रियात्मक कौशल बच्चे के अंदर डेवलप होगा वो है ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स, है ना। अगला क्वेश्चन अगर बात करें कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश या उनके बाहरी लक्षण जैसे रंग हो गया, बाल हो गया, आकार इत्यादि को खोजने के लिए कहा। तो आपको ये बताना है इसके द्वारा किस प्रकार के प्रक्रियात्मक कौशल बच्चे के अंदर डेवलप होंगे। क्या वो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, कम्युनिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन है, क्वेश्चनिंग, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, सेंसिटिविटी या कम्युनिकेशन है, या क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, सेंसिटिविटी या एक्सपेरिमेंटेशन है। तो देखो बच्चा जब उद्यान या बाग में जाएगा और अलग अलग
पक्षियों को ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन उसकी डेवलप होगी। यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो कोई लैब में या कहीं कोई एक्सपेरिमेंट नई चीज़ बना के या पुरानी चीज़ को दोहरा के नहीं सीख रहा है। तो एक्सपेरिमेंट वाला आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही बैठ सकता है। देखो ऑब्जर्वेशन का मैंने बता दिया, ऑब्जर्वेशन बच्चा करेगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद कुछ चीज़ ऐसे हैं जो उसके दिमाग में डाउट क्रिएट करेंगे, तो वो क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन करेगा तो उन चीज़ से कहीं ना कहीं उसकी सेंसिटिविटी जनरेट होगी, इमोशन एक कनेक्टिविटी होगी। इमोशन जब कनेक्ट होगा तो वो आपसे उस चीज़ के बारे में बात करेगा। तो जो सही आंसर है वो आपका सी वाला है। यहाँ कोई मेजरमेंट कर नहीं रहा है, इसलिए आपका बी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों बच्चों को इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, ठीक है। तो आपको ये बताना है शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव है उसका क्या। उसका ऑब्जेक्ट पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की काल्पनिक शक्ति का विकास करना है, या हेल्पिंग स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट करेक्ट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, या थर्ड वन कहता है कि एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज, और फोर्थ वन कहता है कि ऑल ऑफ दीज। देखो अगर मतलब जो खाना हम खाते हैं उसको हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, इस विषय पे बच्चों को सोचने के लिए क्वेश्चन अगर टीचर बच्चों को देती है तो मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, उन्हें साइंटिस्ट नहीं बनाना है या साइंटिफिक रिसर्च नहीं करवानी है, इसलिए ये पहले कट जाता है। दूसरा बता रहा है कि करेक्ट रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है, बच्चे उस बारे में सोचेंगे तो करेक्ट ही रिस्पॉन्स करेंगे। वो तो अपनी तर्कना जो उनके दिमाग में पहले से आइडियाज़ या जो पहले से नॉलेज है उसके बेस पर दे सकते हैं। हो सकता है वो करेक्ट हो सकता है ना हो, करेक्ट का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। इस हिसाब से आपका फोर्थ वाला ऑल ऑफ दीज भी कट जाएगा। जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका सी वाला। क्यों, एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडिया। कि आप जब किसी टॉपिक को या किसी क्वेश्चन को बच्चे के सामने पुट करेंगे तो वो अपने अपने विचार रखेगा। वो सही है गलत है या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर नहीं करता, मेनली है कि वो अपने विचार जो उसके अंदर आ रहे हैं उस एक टॉपिक या उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड वो बाहर निकाल के आपके सामने रखे, और आपको उसे वरीयता देनी पड़ेगी, उसकी बात सुननी चाहिए, है ना। इस हिसाब से हमारा जो थी सी वाला बनेगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, पहचान करें कि निम्न किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया जा गया है। आपको ये बताना है कि इनमें से अगर प्राथमिक स्तर में ईवीएस पाठचर्या में आपको सामाजिक मुद्दों को कहीं ना कहीं बच्चों को उनके प्रति संवेदनशील बनाना है, तो आप किन मुद्दों को लेंगे ईवीएस पढ़ाने के दौरान। क्या वो चाइल्ड लेबर एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डाउरी सिस्टम है, मतलब दहेज प्रथा, चाइल्ड लेबर एंड डोमेस्टिक वायलेंस है, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस है। तो यहाँ जो कीवर्ड है इनसे आप आंसर तक पहुँचेंगे वो है प्राथमिक स्तर पर इन चीज़ों को आपको देखनी है, ठीक है। तो अगर बात करें प्राथमिक स्तर पर तो डाउरी सिस्टम एक अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक है और एक ना समझा हुआ पहलू है। प्राथमिक स्तर के बच्चे उनका इतना एज अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं कि वो पूरे डाउरी सिस्टम को समझ पाएँ, क्योंकि वो उस पर क्वेश्चन पुट अप करेंगे, है ना, उसको बारीकी से नहीं समझ पाएंगे। तो इस हिसाब से ही कट जाएगा। बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की तो ये बात भी बच्चों को इस लेवल पर आप प्राइमरी लेवल पर समझने नहीं आएगी, तो हमारा फोर्थ भी कट जाएगा। अब बात करें ये हमारा जो करेक्ट आंसर बन गया वो क्यों बन गया, इसका एक अगर मैं आपको एग्जाम्पल या प्रूफ दूँ तो आपने ईवीएस की अगर पुस्तक पढ़ी है तो उसमें एक लड़की है जो अपना गाँव छोड़कर शहर की यात्रा करती है ना। शहर में वो अलग अलग तरीके के घरों में देखती है कि इस तरीके के लोग इस घर में रहते हैं, ये कुछ लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लास इनइक्वालिटीज़ को बता रहा है ना। और ये भी देखती है कुछ बच्चे काम कर रहे होते हैं तो वो चाइल्ड लेबर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है, आपको ये बताना है। इन रिलेशन टू द ईवीएस कंटेक्चुअलाइजेशन मीनिंग, ठीक है। ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, या ईवीएस को ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना, या उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना, या सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन की स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस का सीधा सा मतलब है कि आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए, है ना। उसमें सारी चीज़ कवर हो जा सकती है। हो सकता है आप सरल से जटिल की ओर ले जाएं, हो सकता है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएं, वो सब इसी के अंदर समा जाएगा, है ना। तो जो सबसे अम्ब्रेला टर्म का या सबसे बड़ा आपका आंसर बनेगा, सटीक आंसर बनेगा, वो है डी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि
आपको ये बताना है क्या होती है ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल इंसिडेंट। क्यों रियल इंसिडेंट आपको ईवीएस के कंटेंट में देखने को मिलता है? वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, या वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, या थर्ड वाला कहता है वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, या शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का संचालन कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें हो सकता है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को या इन पॉइंट्स को बारीकी से पढ़ेंगे तो सीखने के समृद्ध स्रोत हैं जो आपके रियल इंसिडेंट है, बिल्कुल सही बात है। वे आपके वातावरण से कनेक्टेड हैं, बात सही है। परिचित कराते हैं, घटनाओं का अवसर देते हैं, घटनाओं को आपको समझने की और उनमें जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें ना दोहराने की, और शिक्षा को आसानी भी होती है बच्चों की अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ने में। तो यहाँ चारों आपके सही बनेंगे, तो यहाँ डी वाला नहीं है, यहाँ मैं एक मेंशन कर देता हूँ। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ABCD ऑल ऑफ दी अबव। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रासंगिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलीवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन। मतलब किसी टॉपिक सीजन, एक टॉपिक आपको दिया गया है, आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या आजमाएंगे कि बच्चे एकदम हुक उसमें अपने को एकदम कनेक्टेड फील करें। तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के लिए ग्रीष्म और शिशिर के बीच अंतर बताएंगे आप स्टार्टिंग से ही, या एक टोपी लेके जाएंगे और एक छाता लेके जाएंगे या स्वेटर, है ना, और बच्चों के सामने उनको रख देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। बात सही है। छात्रों को सैर पर ले जाएंगे और उन्हें कहीं ना कहीं वर्णन करेंगे कि देखो मौसम में पौधे किस तरीके से बदलते हैं, या सूर्यास्त सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उन्हें चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है तो इसमें जो सटीक बैठेगा वो बनेगा आपका बी वाला। क्यों? आप सीधा एक स्वेटर हो गया, ठीक है, एक छाता हो गया और एक रेनकोट, इस तरीके की चीज़ें, हैट हो गई, लेके बच्चों के सामने जाएंगे, रख देंगे कि बताओ इनको कब कब हम यूज़ करते हैं। तो वो अपने आप समझ जाएंगे, सीज़न की उन्हें नॉलेज होगी। अच्छा, स्वेटर हम कुछ महीनों में पहनते हैं, लेकिन हमेशा हर महीने में स्वेटर पहन के नहीं रखते हैं। छाता भी हम कभी कभी लगाते हैं, कैप भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें सीज़न का, एक मौसम का आइडिया लग जाएगा कि किस मौसम में कौन सी चीज़ उपयोगी होती है, जो कि उनके वास्तविक जीवन से क्या है, कनेक्ट। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि अधगम उद्देश्य, छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जो कॉन्टेक्टेबल होती हैं और नॉन कॉन्टेक्टेबल, ठीक है, रोगों की अवधारणा को लागू करने के लिए सक्षम होंगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न, मतलब यहाँ आपको आकलन से संबंधित क्वेश्चन है, अध्ययन के उद्देश्यों का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस साइड इंग्लिश में भी प्रिंटेड है, तो जिन्हें इंग्लिश में देखना है वो देख सकते हैं, क्योंकि एक ही पेज पर दोनों वर्जन लाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अगर बात करें कौन सा संचारी और गैर संचारी की अवधारणाओं को छात्रों की मूल्यांकन पॉइंट ऑफ व्यू से सही क्वेश्चन बनेगा। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का यूज़ करते हैं, लेकिन मधुमेह जैसे जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। या आपके माता पिता किसी को मलेरिया है और स्वयं इससे जूझ रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये किस तरीके का है। स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए किन किन रोग वाहक कीटों को रोका जा सकता है, या जीवाणु विषाणु से होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में आप बताएंगे बच्चों को। तो अगर बात करें आप संचारी और गैर संचारी बच्चों की अवधारणा को, इन रोगों से रिलेटेड आप अवधारणा को, विकसित कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सीधे बच्चे के सामने मतलब क्वेश्चन रखेंगे कि बताइए कोविड में हम मास्क लगाते हैं लेकिन मधुमेह में नहीं, क्यों? कोविड कहीं ना कहीं फैलने वाला रोग है, एक दूसरे से फैलता है, तो हम मास्क का यूज़ करते हैं, लेकिन मधुमेह जो है वो फैलने वाला रोग नहीं है, मतलब गैर संचारी रोग है, इसलिए उसमें मास्क का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ये इसका सटीक आंसर बैठेगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका इंग्लिश वाला हो गया पॉइंट। अगला क्वेश्चन कहता है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाएं। ठीक है, मान लो आप एक बोतल का यूज़ करते हैं, आपने एक प्रोजेक्ट बनवाना है और अब बच्चों के लिए गोंद की बोतल लेके आते हैं, इस तरीके से, है ना। ठीक है, बोतल लेके आते हैं आप अब, ताकि विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को आसानी से उसका प्रयोग कर पाएँ। आपके विद्यार्थियों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, मतलब आपने बता दिया अगर ये बोतल खाली हो गई तो आप उसे अगली बोतल नहीं देंगे, इसलिए आपको सोच समझकर किफ़ायती तरीके से इसका उपयोग करना है। अब आप इस तरीके की एक चीज़ करके कहीं ना कहीं बच्चों को संसाधनों के संरक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इससे क्या चीज़ निकल के सामने आएगी, कि एक पोस्टर पर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं, है ना। आप उन्हें एक पोस्टर लगा के बता दें कि अच्छा इनमें आपको यूज़ करना है, इनमें आपको यूज़ नहीं करना है, तो आपकी ये बोतल काम चल जाएगा इससे। या बच्चे से खुद कहें कि कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता है। आप खुद ये काम करेंगे, आप देखेंगे किन बच्चों को गोंद की आवश्यकता है, उन्हीं को गोंद दें, बाकियों को गोंद ना दें, है ना।
तो आप इसमें एज अ लीडर पोजीशन में आ गए, या सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित कर दें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वितरित कर दें तो जब आप बच्चे को हाथ में वो चीज़ दे देंगे बच्चा उसका उपयोग करेगा, चाहे उसे ज़रूरत है या नहीं। या विद्यार्थियों से कहें कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करके रख दें। मेंटेन आपको करना होगा, आपको उसको हर चीज़ नोट डाउन करनी होगी कि आपने किस काम के लिए कितनी गोंद यूज़ करी है, कितने चम्मच गोंद यूज़ करी है। तो बच्चे जब लिख रहे होंगे तो उन्हें जब एक्चुअल में उस चीज़ की ज़रूरत होगी तभी उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि वो नोट डाउन कर रहे हैं, उनके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ रही है कि हम अच्छा इस चीज़ में गोंद का उपयोग नहीं था फिर भी हमने 1 चम्मच गोंद का उपयोग करा। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापनीय को प्राय है। ठीक है, विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाई पर क्यों एकत्र हो जाती हैं, इस चीज़ का कहीं ना कहीं उससे रिलेशन है। या ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझाकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेगा। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझेगा कि 3 विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियाँ किस प्रकार काम करती हैं, या भोजन जुगाड़ करने के लिए उपयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशु की सूची को वर्गीकृत करेगा। यहाँ जुगाली है, यहाँ जुगाड़ वर्ड नहीं है। अब जानते हैं जो जानवर होते हैं वो जुगाली करते हैं जब अपना खाना खा रहे होते हैं। तो आपको ये बताना है कि ज्ञानेंद्रियों के विषय में सबसे उत्तम चीज़ मापने योग्य क्या होगी। ठीक है, तो विद्यार्थी चींटी ज़मीन पर गिरी मिठाई को देखेगा तो उससे ज्ञानेंद्रियाँ क्या बच्चों को, क्योंकि आपको पता है चींटियाँ कहीं न कहीं अपनी स्मेल छोड़ती हैं, या उसकी स्मेल को धारण करती हैं, मिठाई ढूँढ रही होती हैं और एक रास्ता सा क्रिएट करती हैं जिससे और चींटियों उस दिशा में आगे बढ़ सकें। लेकिन सबसे उत्तम होगा कहीं न कहीं उनकी आकलन करने के लिए कि बच्चों ने ज्ञानेंद्रियों के विषय से क्या चीज़ सीखी है, वो है कहीं न कहीं वो उस चीज़ का क्लासिफ़िकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, कौन जानवर जुगाली करता है और कौन नहीं करता है। खाने को पचाने के लिए किन जुगाली करते समय किन-किन ज्ञानेंद्रियों का वो उपयोग करता है। तो सूची बनाएँगे तो उन्हें एक्चुअल में उनका कॉन्सेप्ट अच्छी समझ होगी, तभी उनका अंतर वो कर पाएँगे बारीकी तौर पे, है ना? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमाणिक कार्य होगा? मतलब ऑथेंटिक टास्क क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द लेसन ऑन अ डिफरेंट रॉ मटेरियल। मतलब आप रॉ मटेरियल की अवधारणा बच्चे के अंदर विकसित करनी है तो सबसे सटीक इनमें से क्या होगा? आस्किंग स्टूडेंट टू रोल प्ले हाउ पैडी इज हार्वेस्टेड एंड ब्रॉट टू द मार्केट। एक रोल प्ले करा दें बच्चों से कि कैसे आपका कहीं ना कहीं धान की कटाई होती है और बाजार में वो चीज़ आती है। या आस्किंग स्टूडेंट टू वॉक अराउंड द स्कूल बिल्डिंग एंड आइडेंटिफाई रॉ मटेरियल यूज्ड इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कि आप स्कूल में अगर बिल्डिंग का काम चल रहा हो तो आप बताएं कि जाए वहाँ भ्रमण करें और देखें कि एक दीवार को खड़े करने में किन किन रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। या आस्किंग स्टूडेंट टू क्रिएट अ पेंसिल एंड स्टैंड फॉर देयर डेस्क चूजिंग रॉ मटेरियल दे वुड लाइक टू यूज़। हाँ, ये हो सकता है कि आप कहें पेंसिल स्टैंड बच्चों आप बना के दीजिए और देखिए उसमें किस किस रॉ मटेरियल का या किन किन चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं। हाँ, आस्किंग स्टूडेंट टू टेक एन ओल्ड कॉटन क्लॉथ एंड रीपेंट इट। तो आप ओल्ड कॉटन पहले से उन्हें बनाई बनाई चीज़ दे रहे हैं, उसे बस रीपेंट करने के लिए दे रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसे आप मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे सटीक होगा वो होगा कि उन्हें खुद वो काम करने के लिए दें और उनसे कहें कि इसमें आप किस किस तरीके की रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुद काम करके देख रहे हैं। कि अगर उन्होंने एक पेंसिल बॉक्स या एक चार्ट पेपर बनाया, जो भी उन्होंने बनाया है उसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया है, वही रॉ मटेरियल के तौर पर गिनी जाएंगी, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि शैक्षिक उद्देश्यों विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेगा। हाँ, ये हमारा कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप इसका आंसर बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। ये आप चाहें तो एज अ होमवर्क आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक टीचर यूजेज अ वाइडली accepted computer program that render a 3D representation of Earth based on satellite imagery to teach her student various aspect of the earth। मतलब अर्थ के विषय में पढ़ाने के लिए वो एक 3D मॉडल का रिप्रेजेंटेशन बच्चों के सामने रखती है जो टीचर है। आपको ये बताना है शैक्षिक साधन के रूप में कहीं ना कहीं मानचित्र की किताब की तुलना में इस प्रकार का अनुप्रयोग जो प्रयोग वो कर रही है इंस्ट्रूमेंट टूल का, वो किस तरीके का उसे एडवांटेज देगा। यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत को विकसित करेगा। या इट हेल्प एक्टिवेट स्टूडेंट प्रायर नॉलेज ऑन द अर्थ। इट हेल्प स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ कंट्रीज बेटर। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग लैंडस्केप। किस चीज़ को बढ़ावा देगा जब आप बच्चों के सामने एक 3D मॉडल प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए, उन्हें स्वच्छंद अध्ययन करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि 3D मॉडल में वो मॉडल से कनेक्ट हो गए, है ना। ये बात आपकी एलिमिनेट हो जाएगी।
पुनः मतलब प्रायर नॉलेज ऑन द अर्थ को सीखने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि आप ग्लोब उन्हें दे रहे हैं तो प्रायर नॉलेज से उसका मतलब नहीं है वो नई चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अगर बात करें, हाँ ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ कंट्रीज़ एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटर, तो पोजीशन की कहीं ना कहीं कंट्रीज़ की पोजीशन अंडरस्टैंड करने से बेटर है कि वो कहीं ना कहीं लैंडस्केप को समझें। कि जब 3D मॉडल दिखाएंगे तो उसमें कहीं गड्ढे भी दिखाए जाएंगे 3D मॉडल में, कहीं पठार भी दिखाए जाएंगे, है ना, कहीं समतल ज़मीन भी होगी, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें लैंडस्केप का आइडिया लगेगा कि हमारे आसपास, क्योंकि उससे वो आसपास की चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, हमारे आसपास पहाड़ी एरिया है, समतल एरिया है या ऊबड़ खाबड़ एरिया है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे को लेकर आती है, जिसमें एक में गुलाल है और एक दूसरे में आपका क्या है, अदरक का। तो आपको ये बताना है कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस तरीके के एग्जाम्पल को दिखा के बच्चों को एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स नहीं पढ़ा सकती वो इनकी मदद से, डाइवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती, या पार्ट्स ऑफ फ्लावर नहीं पढ़ा सकती, या सीड स्प्रेड इन प्लांट्स नहीं पढ़ा सकती। अगर बात करें 2 अलग अलग पौधे हैं तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिफाई हैं अपने आप में, तो डाइवर्सिटी बता सकती है। एडेप्टेशन ऑफ प्लांट भी बता सकती है कि देखो गुलाब का फूल इस स्थिति में अडेप्ट कर सकता है इस सिचुएशन को, इस एनवायरनमेंट को, और अदरक का जो पौधा है वो इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकता है। फूल के भाग को आप गुलाब की मदद से पढ़ा सकते हैं, लेकिन बीजों का स्थानांतरण आप नहीं पढ़ा सकते, है ना। ये बात आपको समझनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रीता एक ईवीएस की शिक्षिका है। थीम वो क्या पढ़ा रही है, वो खाद्य मतलब फूड से रिलेटेड एक थीम पढ़ा रही है, और क्लास कक्षा 5 के बच्चे हैं उनसे एक सर्वे कंडक्ट कराती है अबाउट डिफरेंट वेज इन विच फूड प्रिजर्विंग मेथड, मतलब फूड प्रिजर्विंग मेथड, प्रिजर्वेशन मेथड पे वो एक क्या कराती है, सर्वे कंडक्ट कराती है। तो आपको ये बताना है इस सर्वे से बच्चे कहीं ना कहीं किस चीज़ के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, है ना। टू मेक स्टूडेंट सेंसिटिव टू आर डिफरेंट पीपल, टू असेस स्टूडेंट्स competence in conducting survey, है ना, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कम्युनिटी, या टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ज़्यादा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा अगर बच्चों से हम सब फूड प्रिजर्वेशन के एक टॉपिक पर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो संवेदनशील भी बनाएगा डिफरेंट पीपल का, क्योंकि उनकी अलग अलग खाने की आदतें होंगी, अलग अलग भोजन की चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल सेंसिटिव बनाएगा। आपको कहीं ना कहीं सर उनमें एक कौशल विकसित होगा सर्वेक्षण से, या उस आकलन को या डाटा को समझने का स्किल डेवलप होगी। बात बिल्कुल सही है। समुदाय की प्रत्यक्ष रूप से वो जानकारी एकत्र करेंगे, कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट होंगे वो कम्युनिटी से, या और इसके साथ भी क्या होगा, उन्हें कहीं ना कहीं ये अवसर मिलेगा सब कम्युनिटी से बातचीत करने का। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑल, है ना। तो यहाँ शायद ABCD नहीं दिया है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के लिए समकालिक माध्यम से EVS पढ़ाने के शिक्षण की विशेषता है। क्या विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, या जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाती है, या शिक्षक किसी भी समय पाठ सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं और जिनकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जुड़ा है एक ICT के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपका ICT भी बढ़ावा देने के लिए NCF और NEP दोनों ने बात कही है। तो पेडागोजी में आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ क्वेश्चन ICT से कनेक्टेड आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसका आंसर आप एज अ होमवर्क हमें दे सकते हैं कि आप इस टॉपिक से क्या समझते हैं। कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आप यूज करते हैं EVS पढ़ाते समय, तो उनकी मुख्य विशेषता शिक्षण में क्या देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में दें, सही आंसर हम जरूर आपको वहीं कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। क्या वो टेक्स्ट बुक है, क्या वो चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट है, या आपका भाषाई दक्षता है, या रोल प्ले है। तो अगर बात करें इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट की, तो किताबें ज़रूर नहीं है। क्यों, आपका बंटू में तो किताबें चलती नहीं है EVS की, तो टेक्स्ट बुक्स आर नॉट इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये बात आपको ध्यान में, स्पेशली इन एट प्राइमरी लेवल, है ना। लेकिन अगर बात करें बच्चों की वातावरण की, तो वातावरण DLT में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि EVS का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको वो जो भी पढ़ाना है वो कहीं ना कहीं उसके बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही पढ़ाना है। तो सबसे ब्रॉड और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपकी कनेक्ट चिल्ड्रन विद देयर एनवायरनमेंट, है ना।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं। बिल्कुल सही है। जबकि शहरों में जो लोग रहते हैं वो अपना घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, कागज, टाइल्स इत्यादि सामग्री का उपयोग करते हैं। इस चर्चा से कहीं ना कहीं क्या आंकने और सीखने के प्रतिबल के तौर पे आप क्या आंकेंगे, या बच्चों में क्या चीज़ डेवलप होगी? ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन या कंपेयरिंग एंड एनालिसिस। तो आप जब इस तरीके की उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे क्या कहें, कहीं ना कहीं राजस्थान में गांव में एरिया में रहने वाले लोगों की जो सामग्री उपयोग करते हैं वो घर बनाने में, और जो शहर में ये लोग रहते हैं वो घर बनाने में जिस सामग्री का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं कंपेयरिंग की एक उनके अंदर स्किल डेवलप करेगा। वो कंपेयर करेंगे, अच्छा गांव में बनाने के लिए मिट्टी या इस तरीके की लकड़ियों का उपयोग करते हैं, बजाय कि शहरों में ईंट हो गया, आपका सीमेंट हो गया या टाइल्स, इस तरीके की चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो एनालाइज करेंगे एंड कंपेयर करेंगे। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों पर मतलब जो टीचर है उसे विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आपको ये बताना है कि अब स्टोरीज शुड नॉट क्रिएट एनी मिसकंसेप्शन अबाउट एनी कॉन्सेप्ट। बात सही है। स्टोरीज शुड नॉट portray any stereotype related to gender, caste and religion and other social group। हाँ, हमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट या रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा नहीं देना है। स्टोरीज शुड बी एंजॉयबल एंड एंटरटेनिंग, या स्टोरीज शुड बी सच दैट स्टूडेंट कैन रिलेट टू दैम। तो इसके वैसे सुनने में पढ़ने में जो चारों ऑप्शन है वो अपने आप में सही है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ चाटना है कि अकॉर्डिंग हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो, हमें कहानियों की अवधारणा जब पढ़ा रहे हैं तो उन्हें किसी भी गलतफहमी के शिकार में नहीं रखना है या गलतफहमी की रचना नहीं करनी है। बात सही है। किसी भी तरह की रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा नहीं देना है। बात बिल्कुल सही है। और उन्हें जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कहानी से बच्चे क्या है, रिलेट करें, खुद को जोड़ें। तो ये बात भी सही है। लेकिन हमारा कहानी के पढ़ाने का मेन पर्पज़ ये नहीं होता है कि बच्चों को एंजॉय एंटरटेन करें। कहानी पढ़ाने का इसलिए हम यूज़ करते हैं कि वो डिफरेंट अप्रोच में आती है, डिफरेंट मेथड है कि बच्चों को डिफरेंट मेथड से चीज़ें समझ में आए, ना कि उन्हें एंजॉयमेंट और एंटरटेन करने के लिए। तो जो सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए, बी एंड डी। तो ए, बी एंड डी आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक ईबीएस के शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों की रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रियात्मक कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? नैरेटिव रिपोर्ट, ग्रेड इन लेटर, रेटिंग स्केल या ग्रेडिंग इन नंबर। तो मैंने बताया कि प्रक्रियात्मक कौशल पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कुछ PYQ क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल है। आपको प्रक्रियात्मक कौशल पढ़ के ज़रूर और ज़रूर ही जाना है। तो अगर बात करें कि आप प्रक्रियात्मक कौशल का विवरण देंगे उनकी रिपोर्ट कार्ड में, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है रेटिंग स्किल। और बाकी की जो है आपका नैरेटिव रिपोर्ट हो गया, ग्रेड इन लेटर्स हो गया, ग्रेडिंग इन नंबर्स हो गया, ये भी आपको पढ़नी है अपने एंड से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। आपको मतलब एक टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च करना है @पैडा लव ग्रुप। तो इस पे आप अपना जो भी डाउट है वो हमें लिख कर भेज सकते हैं। वहाँ पे आपको डिस्कशन करने का एक खुली छूट मिल जाती है। लेकिन आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ऐसा नहीं है, कुछ भी अपनी पर्सनल बातों का डिस्कस कर रहे हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन है वो ICT से रिलेटेड है। बिना बोले आपको कहीं ना कहीं संचार करना है तो कौन सी चीज़ ज़्यादा उपयोगी साबित होगी? तो इसका आंसर मैं उम्मीद करूँगा कि आप ही लोग दें, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के टाइम में हम सभी इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। और ICT से रिलेटेड में से मुझे ऐसा लगता है कि जो आंसर होगा वो हमारे कॉमन सेंस पे बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि हम उसका उपयोग करते हैं तो हम जानते हैं किस चीज़ किस काम आती है और किसको किस काम में लाने के लिए हम किस तरीका चीज़ का उपयोग करेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेवेंट टू ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। कहीं ना कहीं आपको एक टॉपिक की स्टार्टिंग करनी है जो रिलेटेड है आपका कहीं ना कहीं ओपनिंग फॉर द किसी इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स से, आनुवंशिकता से संबंधित है। तो किस प्रकार आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे? क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करेंगे बच्चे के सामने? या किसी अन्य जीव किस प्रकार आपसे भिन्न है, इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करेंगे किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए? या डू यू नो एनीवन हु ऑल्सो लाइक योर फेवरेट मूवी, मतलब आपकी पसंदीदा मूवी के समान कोई किरदार है वो दिखता है? या वाई आर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर? इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करेंगे बच्चे से जिन्हें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और टॉपिक से रिलेटेड बच्चों का रुझान, उनके अंदर रुचि डेवलप हो।
तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जब आप चीज़ों को उनकी फैमिली या परिवार से जोड़ देंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डी वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें और ये आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आज के जो क्वेश्चन हैं उनसे आपकी एक समझ विकसित हुई होगी। तो आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ टीचर यूजेस एन ऑनलाइन रिसोर्स दैट प्रोवाइड एनिमेटेड वीडियो ऑन नेचुरल डिजास्टर लाइक वोल्केनो, अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स for understanding which of the below can this tool be best used compared to the textbook and other sources। मतलब आप उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं किससे रिलेटेड है कि आप वोल्केनो समझा रहे हैं, अर्थक्वेक समझा रहे हैं, लैंड के इस तरीके की फिनोमेना आप जब उन्हें समझा रहे हैं तो वो आपके टेक्स्ट बुक या अदर सोर्स से क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एनिमेटेड वीडियो क्या वो इफ़ेक्ट है ऑफ दीज इवेंट्स ऑन पीपल लाइफ, क्योंकि इन घटनाओं का कहीं ना कहीं बच्चे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इसलिए, या फैक्टर्स लीडिंग टू दीज फिनोमेना कि उन फैक्टरों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं जो इन फिनोमेना को लीड करती है, या पूर्व में कौन कौन सी आपदाएं आई थी उनके बारे में जानकारी देना, या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के कारण आप समझाएंगे इन वीडियो के माध्यम से। तो अगर हम बात करें हम टेक्स्ट बुक की जगह एनिमेटेड वीडियो कब ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक जो है प्रभाव घटनाओं को आपको बता सकती हैं एक कॉलम वाइज या पॉइंट वाइज बता के, बचाव के उपाय भी पॉइंट वाइज बुक्स बता सकती हैं, और पूर्व में जितनी प्राकृतिक आपदाएं आई उनके बारे में बुक्स बता सकती हैं। लेकिन किस कारण ये आपदाएं आई इस चीज़ को समझाने के लिए एनिमेटेड वीडियो ज़्यादा प्रेफरेबल है ना। तो हमारा यहाँ जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, बी वाला। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, आपकी एक पेडागोजी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच बनी होगी, है ना। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेशन वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने पिछली प्रैक्टिस सेशन वीडियो या बाकी की जो हमारी प्रैक्टिस सेशन वीडियो वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।